आज का टॉपिक है द्रव्य तरंगे अर्थात मैटर वेव्स। इससे पहले के पाठों में हम दो प्रकार की तरंगों का अध्ययन कर चुके हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों को हमने दो भागों में बांटा है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश और अनुदैर्ध्य का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और अब हम अध्ययन करेंगे द्रव्य तरंगों का अर्थात मैटर वेव्स। 1924 में डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना दी थी कि द्रव्य के गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। अर्थात यदि कोई कण गतिमान है, बहुत महत्वपूर्ण है, कण क्या है? गतिमान है। यदि ये गतिमान है तो इससे एक तरंग एसोसिएट हो जाएगी, इससे एक तरंग संबद्ध हो जाएगी और उस तरंग का नाम होगा द्रव्य तरंग। अर्थात हम कह सकते हैं कि गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध तरंगें द्रव्य तरंग कहलाती हैं। इसमें एक अगला प्रश्न आता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का नाम क्या है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसे कहेंगे? तो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो द्रव्य तरंगे हैं, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी उसे हम क्या कहेंगे? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहेंगे। अगला प्रश्न इसमें आता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य व संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें हम संबंध स्थापित करेंगे। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और संवेग में संबंध होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब इसको हम यहां पर डिराइव करेंगे। तो प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? फोटोन की ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, हम जानते हैं। और यदि हम फोटोन को कण माने तो न्यूटन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसके अनुसार E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ऊर्जा के दो समीकरणों को लेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एवं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लेंगे। अब दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, क्योंकि दोनों ऊर्जा है, तो हम लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। और यहां से हम इसको लिख सकते हैं एम इंटू सी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। एक सी यहां से हम इसके नीचे ले गए, इसको भाग कर लिया, तो एम सी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान गुणांक या वेग बराबर होता है संवेग। तो एम इंटू सी बराबर पी, जो कि संवेग है, और प्रकाश का जो वेग होता है सी इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू न्यू, यानी कि तरंग दैर्ध्य गुणा गया आवृत्ति। ये संबंध होता है वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में। तो यदि हम इन दोनों का मान समीकरण में रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? एम इंटू सी के स्थान पर हमें प्राप्त होगा पी। हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन, और C की जगह पे लिखना है लैम्डा इंटू न्यू, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, या हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये हमें एक संबंध प्राप्त हो गया कि जो द्रव्य तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्ध्य, जिसे हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी कह रहे हैं, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है यहाँ पे? उस कण का या फोटोन का संवेग है। इसी प्रकार यदि एम द्रव्यमान का कण भी वेग से गतिमान हो तो उस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? देखिए, ये एम द्रव्यमान का कण है और इसका वेग क्या है? v वेग से गतिमान है। तो इससे एक तरंग संबद्ध हो जाएगी
और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह पे क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान इसका एम है और वे क्या है, भी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट पता लगा कि यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और वो विरामावस्था में है, अभी वो विरामावस्था में है और उसका वेग 0 है, तो इससे कोई भी तरंग संबद्ध नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर कोई भी डी ब्रोगली वेव यहाँ पर इससे संबद्ध नहीं होगी, कोई मैटर वेव इससे नहीं जुड़ी है। लेकिन जैसे ही वस्तु गतिमान हुई, जैसी वस्तु में गति आई, वैसे ही उसके चारों ओर एक वेव, एक तरंग संबद्ध हो गई और उसका नाम क्या है, द्रव्य तरंग। तो द्रव्य तरंग कब अस्तित्व में आती है, जब कोई वस्तु गतिमान होती है, और वस्तु जैसी विरामावस्था में आती है उससे जुड़ी हुई या उससे संबद्ध जो द्रव्य तरंग है उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अब द्रव्य तरंग प्रत्येक गतिमान वस्तु से जुड़ी हुई है, ये तो हमें समझ में आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि माना कोई गेंद है और गेंद यदि गतिशील है तो उससे जुड़ी हुई भी क्या होगी, कोई एक द्रव्य तरंग उससे जुड़ी होगी। लेकिन वो द्रव्य तरंग, उसकी तरंग दैर्ध्य जो होगी उसका मान बहुत ही कम होगा, जो कि हमें उसका आभास नहीं हो पाता है। एक उदाहरण है जिसमें कि एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 200 ग्राम है और वह 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो हमें इससे संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्रव्यमान जो कि ग्राम में दिया हुआ है इसको किलोग्राम में हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम, और वेग जो कि MKS पद्धति में दे रखा है इसका मात्रक, तो ये रहेगा आपका, ये इतना ही रहेगा 30 मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम इंटू वी। एच का मान क्या है, एच क्या प्लांक नियतांक है और इसका मान होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान है 0.2 किलोग्राम और गुणा गया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर। तो जो तरंग, जो इससे जुड़ी जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान कितना हो गया, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर हो जाएगा, जिसको कि डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। या हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में द्रव्य तरंगों को महसूस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है।